हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति पाठशाला। मैं मौसम यादव आपको हिंदी पढ़ाने वाले हूँ, जो हिंदी का सबसे फर्स्ट चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, आज हम यहाँ पे समझते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा, वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण क्या होता है, पहले हम समझते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण होता है जैसे कि हमने लिख दिया का, हमने लिख दिया का। अब ये जो हमने लिखा है ये हमारी लिखित इकाई हो गई। अगर हम इसको बोल के बोलते हैं कि का, तो ये हमारी मौखिक इकाई हो गई। अगर हम किसी से पूछ दें कि का कहाँ पर लिखा है, तो जो संकेत किया जाएगा इसकी तरफ, बिना बोले या बिना लिखे जो संकेत किया जाएगा उसे हम कहेंगे संकेत, जो कि वर्ण की सबसे छोटी इकाई होती है। बात करते हैं वर्ण की। वर्ण क्या है? वर्ण सबसे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। को वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। अब इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है वर्ण की? तो वर्ण की छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, का की तरफ संकेत करते हुए अगर हमने किसी से पूछा है, लिख दिया कि ये क्या लिखा है, तो आप कहेंगे का, तो वो जो ध्वनि निकली है वही हमारी क्या कहलाती है? ध्वनि। जो हमारे मुंह से ध्वनि प्रकट होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं, जो कि वर्ण की छोटी इकाई होती है। तो ध्वनि, आइए बात करते हैं ध्वनि क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी, भाषा के सबसे छोटी मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। को ध्वनि कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, मतलब जो हम लिख दिया है उसे हम लिखित इकाई कहेंगे। अगर हम उसको पढ़ते हैं तो वो हम ध्वनि कहेंगे। तो पढ़ते हैं तो मौखिक, हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है, इसीलिए यहाँ पर बात आई है मौखिक। ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। अब ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है संकेत। क्या होती है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है संकेत। तो यहां हम लिख लेंगे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि के सबसे छोटी इकाई संकेत होती है। अब ये होता है हमारा वर्ण। अब वर्णमाला ये किससे मिलके बना होता है? बात करते हैं वर्णमाला के प्रकार की। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, इधर आ जाइए। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, स्वर प्लस व्यंजन। स्वर प्लस व्यंजन से मिलाकर हमारी क्या बनती है? वर्णमाला। स्वर प्लस व्यंजन को मिलाकर बनती है हमारी वर्णमाला। अब आइए बात करते हैं हम सिर्फ स्वर की। बात करते हैं हम स्वर की। स्वर प्लस व्यंजन
को मिलाकर हमारी वर्णमाला बनती है। व्यंजन को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर की परिभाषा क्या होती है? स्वर की परिभाषा क्या होती है? स्वर क्या होते हैं? तो स्वर होते हैं हमारे जो अक्षर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो अक्षर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। स्वर क्या है हमारा? स्वर है जो अक्षर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वह स्वर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी वर्णमाला आ से ज्ञा तक पूरी वर्णमाला है, तो उस वर्णमाला के कुछ अक्षर जो होते हैं वो हमारे स्वर कहलाते हैं, और जो कुछ होते हैं बाकी के वो व्यंजन कहलाते हैं। तो अभी व्यंजन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम स्वर की बात कर रहे हैं। तो स्वर क्या होते हैं यहाँ समझते हैं। जो अक्षर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है, वो हमारे स्वर कहलाते हैं। आ से लेकर आहा तक का सफर जो होता है, आ से लेकर आहा तक में जो भी बीच में अक्षर आते हैं वो हमारे स्वर कहलाते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, आओ, अंग, आहा। ये हमारे हो गए स्वर, क्योंकि इनको बोलने में या लिखने में किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे कि हमारा आ हो गया, आ तो आ ही लिखेंगे ना, इसको किसी का सहारा नहीं है। अब हम बात करते हैं स्वर हमारे कितने होते हैं। स्वर हमारे कितने होते हैं? तो स्वरों की संख्या हमारी 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। और जब बात करें कुल स्वरों की संख्या, तो कुल स्वरों की संख्या हमारी 13 होती है। हम यहाँ काउंट करते हैं। कुल स्वरों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो कुल स्वर हमारे कितने हो गए? 13। और हम स्वरों की संख्या 11 क्यों बताते हैं? स्वरों की संख्या 11 इसलिए बताते हैं कि जो यहाँ से जोड़ लीजिए, जो ये हमारे अंग और आ है, ये अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह है। इनको हम विसर्ग स्वर भी कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं इन्हें। इसलिए हम इन्हें स्वरों में नहीं जोड़ते हैं, लेकिन जब कुल स्वरों की बात आ जाती है तो हम इनको काउंट कर लेते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अयोगवाह। ये क्या होते हैं? अयोगवाह। इसलिए हम इन्हें काउंट नहीं करते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है हमारे लिखित के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, फिर भी हमको 13 ही बतानी है। कितनी बतानी है? 13, क्योंकि पूरे काउंट करने पर हमें स्वर कितने मिलते हैं? 13। अब उच्चारण के आधार पर बात करते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 बताई गई है। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या बताई गई है 10, क्योंकि उसमें हम ऋषि काउंट नहीं करते हैं। ऋषि को काउंट नहीं करते हैं। उच्चारण के आधार पर हम ऋषि को छोड़ देते हैं, और इसीलिए हमारे 10 स्वर बताए गए हैं उच्चारण के आधार पर। बात करते हैं स्वरों की संख्या की। स्वरों की संख्या जो कि अभी मैंने बताई है 11। स्वरों की संख्या 11। अब स्वरों के लिखित के आधार पर स्वरों की संख्या, लिखित के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी बताई है? 13। लिखित के आधार पर, क्योंकि जब हम स्वर लिखते हैं तो हम पूरे 13 ही लिखते हैं, तो स्वरों की संख्या लिखित के आधार पर 13 हो गई। और कुल स्वर अगर हमसे पूछ दिए जाएं, कुल स्वर कितने होते हैं, तो
तो कुल स्वर भी हमारे 13 होते हैं। सिर्फ स्वरों की संख्या पूछ दी जाए तो 11 होती है, कुल स्वर पूछ दे तो 13 है, और लिखित के आधार पर स्वरों की संख्या भी 13 होती है। बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 10, क्योंकि इसमें ऋषि काउंट नहीं करते हैं, इसमें ऋषि काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण का। वर्गीकरण का मतलब होता है, वर्गीकरण का मतलब बांटना, भाग करना इनका। तो स्वरों का वर्गीकरण, नया पॉइंट लिखते हैं। नया पॉइंट है हमारा स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण मतलब इनको बांटना, स्वरों को बांटना या उनका बंटवारा करना, पृथक करना। बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और नंबर 3 प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर को हम छोटा भी कहते हैं, एक मात्रिक भी कहते हैं, एक मात्रिक और ह्रस्व स्वर छोटा, एक मात्रिक और लघु भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। इनका अर्थ होता है छोटा, जो कि अभी हमने पहले बताया था कि जो शब्द छोटे होते हैं, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये हमारे लघु में आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये हमारे ह्रस्व या लघु या एक मात्रिक कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें आ जाते हैं हमारे ये 4 स्वर। कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर। इसको हम बड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा स्वर भी कहते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और इनको वो स्वर होते कौन कौन से हैं जो दीर्घ होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। अब बात करते हैं हम प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर का अर्थ होता है जो दीर्घ अथवा ह्रस्व, यानी कि ह्रस्व अथवा दीर्घ की अपेक्षा बोलने पर, दीर्घ और ह्रस्व की अपेक्षा बोलने पर जो अधिक समय लगता है, इनसे भी अधिक समय लगता है, तो वो हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ओम, ओम, राम। पर मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, जो हमने बताया है कि नंबर 1 ह्रस्व स्वर होता है, जिसे छोटा, लघु, एक मात्रिक, मूल स्वर ये भी कहा जा सकता है। जैसे कि एग्जाम में हमारे कई सारे ऑप्शन रख देते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें आपको ह्रस्व ना पूछकर एक मात्रिक पूछ सकते हैं, लघु पूछ सकते हैं, मूल स्वर पूछ सकते हैं। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको ये जान जाए कि ह्रस्व स्वर को ही हम इतना छोटा, एक मात्रिक, लघु और मूल स्वर ही कहते हैं। ये होते कौन कौन है? छोटा आ, छोटी ई,
बड़ा छोटा ऊ और ऋषि, ये हमारे होते हैं मूल स्वर। और दीर्घ स्वर होते हैं जिसे हम बड़ा द्विमात्रिक ये कहते हैं। दीर्घ का मतलब होता है हस्त से थोड़ा ज्यादा, हस्त से थोड़ा ज्यादा। इसे बोलने में बिल्कुल समय नहीं लगता, जैसे कि आ, कितना समय लगा। जैसे कि अब हम दीर्घ में बात करें बड़ा आ, तो इसे बोलने में हमें समय लगता है बड़ा आ, तो ये समय लग गया हमें। बड़ी ई, छोटी ई बोलने में समय नहीं लगता है, तो ये दीर्घ स्वर हो गए। अब इन दोनों की अपेक्षा इनसे दोनों से भी ज्यादा समय लगे जिसे बोलने में, तो वो कौन सा स्वर होता है, वो होता है प्लुत स्वर। तो इसमें हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि हस्त स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगने वाले वर्ण में हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने लिखा ओम और राम, ओम और राम। ओम मतलब हमें दीर्घ से अधिक समय लगा है, और राम तो इसमें भी हमें अधिक समय लगा है, इसलिए ये हो गया हमारा प्लुत स्वर। तो आज के लिए इतना ही काफी, ये पार्ट 1 था हमारा। अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो अगला पार्ट आपके पास पहुंच जाए समय से। थैंक यू।